ठीक है? आपको बताया जाएगा। तो इसमें ये होगा आपका 1 मंथ का ये सेशन होगा, ठीक है? टोटली फ्री होगा। डेली आपकी क्लास टाइमिंग जो होगी 9 पीएम होगी और डेली आप लोगों को लेक्चर दिया जाएगा। जैसे आज आपका लेक्चर होगा तो कल लेक्चर से पहले आपका आज के लेक्चर का टेस्ट भी होगा। तो इसी तरह ज़ूम पे आपका लेक्चर होगा और नेक्स्ट डे ज़ूम पे आपका टेस्ट होगा, फिर उसके बाद लेक्चर होगा, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों को डेली नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे जो कि टोटली फ्री होंगे। ये जो डेली लेक्चर्स आप लोगों के होंगे वो भी फ्री होंगे। तो आप लोग जो है डेली आप लोगों ने आना है, लेक्चर लेना है और उसके नोट्स बनाने हैं, तैयारी करनी है अपनी। ये टोटली फ्री जो है 1 मंथ का हमारा सेशन है। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आपने शेयर करना है। ये आपको जो है ना मैम ज़ोहा ने करवाना है बैच और आज वो थोड़ी बिज़ी थी, तो सर ने जो है ना आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर आज आपका जो है सर के साथ होगा। तो सर आप स्टार्ट करवा दें फिर स्टूडेंट्स को। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इसकी कोई फ़ी नहीं है, ठीक है? जो स्टूडेंट्स मुझसे बार-बार इनबॉक्स कर रहे हैं कि फ़ीस बता दें, फ़ीस बता दें, तो इसमें ये है कि इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। ये 1 मंथ आपको टोटली फ्री पढ़ाया जाएगा, ठीक है? इसकी कोई हमने चार्ज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो बैच चल रहे हैं, उनकी जिनको डिटेल्स चाहिए, वो तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी, आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। सर, आप स्टार्ट करवा दें फिर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मुझे सारे पुराने ही मुजरिम मेरे अपने ही स्टूडेंट नजर आ रहे हैं ज्यादातर इसमें। ज्यादातर वही नजर आ रहे हैं। चलें जी, जो न्यू है उनको वेलकम, और जो पुराने हैं जिन्होंने अभी इंग्लिश बैच में से जो बेचारे अभी कह रहे होंगे 8:30 बजे तक सर हमें अभी हमारा सर खा रहे थे, तो अभी दोबारा आपकी आवाज़ सुनने को मिल रही है, तो कोई नहीं, बर्दाश्त कर लो। अच्छा जी, जो पुराने हैं उनको भी वेलकम, जो नए हैं उनको भी वेलकम, सबको वेलकम, खुश रहो आबाद रहो। और आज जौन सा है, जजाकल्ला जजाक। अच्छा, आज जौन सा है आप लोगों को कोशिश करूंगा ज़्यादा टाइम ना लो, क्योंकि बेसिकली जो आप लोगों को पता है कि मैं जौन सा है ज़रा स्लाइड्स के ऊपर पढ़ाने के मामले में मेरा ज़रा हाथ तंग है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोर्ड चाहिए होता है चीज़ों को समझाने के लिए और डिटेल में बताने के लिए। तो आज क्योंकि स्लाइड्स वो मैम का इमरजेंसी कोई इशू हो गया, तो जिसकी वजह से आप लोगों को मैम ने चीज़ें बता दी कि जो पास्ट पेपर इस बेसिक इस जो आपका बैच है, इस बैच का मकसद क्या है आप लोगों का? इसका मकसद ये है कि जो आप लोगों के पास्ट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि जो आप पढ़ भी रहे होगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास भी जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं वो उनको भी मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट तो होते हैं, हम भी मॉक टेस्ट करवाते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स को जो एग्जाम के अंदर जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन, जैसे इम्तियाज शाहिद की एक बुक है पीपीएससी के लिए, अगर देखें जाए तो एफपीएससी की भी एक पास्ट पेपर की बुक है इसी तरह। तो उनसे तैयारी करवाई जाए, उनके जो एमसीक्यूज हैं उनको जो उनसा रोज का 20-25 एमसीक्यूज उनके बारे में हल्की सी डिटेल थोड़ी सी देखी जाए कि वो क्या है आपके पास। और उसके बाद ताकि अगर आप लोगों ने एक डिटेल में भी पढ़ा है तो आपके पास जब एक एमसीक्यूज आता है, खासतौर पे अब जो पीपीएससी का न्यू पैटर्न है, तो उसके बाद उनको किस तरह से डील करना है। तो इस बैच का बेसिक मकसद यही है कि आप लोगों को जरा एमसीक्यूज के साथ थोड़ी सी चीजें, एमसीक्यूज भी आप लोगों को करने आए, क्योंकि सिर्फ डिटेल में और उस तरह से थ्योरी लिख लेंगे, एमसीक्यूज तैयार, कोशिश तो मैं करता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को साथ साथ एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करवाऊँ, लेकिन फिर भी जो सा है एक थ्योरी को पढ़ना और उसके बाद उसको एमसीक्यूज में करना, ये काफ़ी जो सा है वो मसला हो जाता है। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ एमसीक्यूज, सॉरी, स्लाइड्स शो हो रहा है आपको सामने? आपको ये एमसीक्यूज वाली स्लाइड शो हो रही है पहले सबको?
चलो ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें एक तो हमारे पास क्या होता है, एक सेकंड में जरा इसको सिलेक्ट करने के लिए निकाल लूं, ताकि आप लोग जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा साथ, ताकि आप लोगों से भी मैं पूछूंगा, आप में से काफ़ी सारों को पता भी है, और साथ में यहाँ से कोशिश करूंगा कि ये बता दूं आप लोगों को। अब हमारे पास एक एमसीक्यूज है शंदूर पास का, हमारे पास एक एमसीक्यूज है किसका, शंदूर पास का। अच्छा, शंदूर पास एमसीक्यूज बड़ा हमसे पूछा जाता है। अच्छा कोशिश करो ये जिसने ना, वो मैंने खुद ने स्लाइड शो ऑन किया हुआ, वो फिर वो चला जाएगा। तो ये किसी ने अपनी वीडियो ऑन की है, ये वीडियो जो है ना काइंडली ऑफ करें, वीडियो जो है ना वीडियो ऑफ करें। हाँ, वीडियो और माइक जो है ना दोनों आप अपने म्यूट रखें। अच्छा, इस इसी तरह ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है जैसे शंदूर पास है, अब हमारे पास अब पासिस क्या होते हैं। अब हमारे पास पास होते हैं जनरली, अगर हम इनको देखें तो हमारे पास जो माउंटेन्स है, अब हमारे पास एक माउंटेन्स होती हैं, माउंटेन रेंजेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है, उनको काट के हमारे पास क्या किया जाता है, बनाया जाता है पासिस कनेक्ट करने के लिए। बेसिकली आपके पासिस का क्या मकसद होता है, कनेक्ट किया जाता है दो जोन सी हैं जमीनों को, मुल्क भी हो सकते हैं, शहरों को भी कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो आपके पास शंदूर पास है, बड़ा फेमस पास है, इसके बारे में जो दो तीन सवाल पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि जो आपका शंदूर पास है ये किस किस को कनेक्ट करता है। तो आप में से काफी सारों ने पहले ही बता दिया कि सर शंदूर पास जोन सा है ये हमारे पास किसको कनेक्ट करता है। जो शंदूर पास है हमारे पास, हमारे पास जो शंदूर, हमारे पास क्या है, जो शंदूर पास है, इसमें से वो क्यों नहीं आ रहा। चलो मैं ऑप्शन फिर बताई जाता हूँ, हाईलाइट क्या करनी है, तो आप लोग साथ इसको देख लेना, ठीक है, इसको बाद में साथ देख लेना कि आपके पास जो शंदूर पास होता है वो क्या करता है। तो एक तो शंदूर पास के, मुझे उम्मीद है आप लोग साथ लिख रहे होंगे कि शंदूर पास के बारे में एक चीज याद रखो कि ये आपका जो जिसे कहते हैं कि सतह, जो आपकी समंदर की सतह होती है, सी लेवल जो सा है आपका, उससे अप्रोक्सीमेटली जो सा अगर मैं कहूँ तो 37 मीटर अबव ये आपकी सी लेवल के ऊपर है, 37 मीटर की बुलंदी के ऊपर है, ठीक है। और ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये सवाल बहुत रिपीटेड है और बार बार पूछा गया है कि जो गिलगित और आपके किसको, चित्राल को जो सा है ये कनेक्ट करता है। और इसको दूसरा, इसको क्या कहा जाता है, ये गिलगित को कनेक्ट करता है, और साथ में यहाँ लिख देता हूं इसको, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सवाल पूछा गया है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो सा है किस पास को कहा जाता है, तो जो आपका शंदूर पास है उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और ये क्या करता है, ये गिलगित को चित्राल के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब मैंने क्या कहा कि ये शहरों को भी कर सकता है, जैसे अब हमारे पास क्या कहते हैं, खैबर पास है, ठीक है। अब खैबर पास है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करता है। तो ये क्या करता है, पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करते हैं, पासिस जो से होते हैं, तो डिफरेंट मुल्क के जो हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरे हम बात करें तो हमारे पास है कराक्रम रेंज, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या है, कराक्रम रेंज, हमारे पास क्या, कराक्रम रेंज। अब कराक्रम रेंज जो सी है ना, माउंटेन रेंजेस के अंदर, उसके अंदर होती है हमारे पास एक बनी है हाईवे। कराक्रम रेंज के अंदर हमारे पास एक हाईवे बनी है जो कि 19, अगर हम इसकी बात करें तो 1978, नंबर 2 इसकी सही ऑप्शन क्या है, 1978, 19 शाबाश 1978। तो कराक्रम हाईवे, और इसको क्या कहते हैं, इसका मुझे कोई दूसरा नाम किसी को पता है तो मुझे बताओ, फिर अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे पुराने वो हैं शाहकार, उनको तो पता होगा। कराक्रम हाईवे का शहरा शाहराए रेशम ना, हाँ नहीं, N35, शाबाश, किसने कहा N35, आलिया ने, शाबाश। तो N35 जो सा है इसका दूसरा नाम, शहबाज ने भी, शाबाश। तो N35 कहा जाता है इसको। ये सवाल भी पूछा गया है कि N35 या कराक्रम हाईवे का दूसरा नाम क्या है, N35 लिखा होता है, N34 लिखा होता है, N36 लिखा होता है। तो ये आपके पास कराक्रम हाईवे क्या है, कराक्रम हाईवे है, ये आपकी कराक्रम रेंज के अंदर है, ये पाकिस्तान और चाइना ने बनाई थी, और ये 1978 के अंदर जाकर क्या हुई थी, कंप्लीट हुई थी। 1978 के अंदर जाकर ये क्या है, कंप्लीट हुई थी।
और जो सा है इसको क्या कहते हैं 20 साल के करीब जो से हैं वो लग गए थे इसको बनाने में। तो ये कराक्रम रेंज और सबसे हाईएस्ट जोन है, इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। इसको 8th वंडर ऑफ कराक्रम हाईवे जो सी है, हाँ तो कराक्रम हाईवे को क्या कहते हैं, इसको 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। और ये तीसरा तो बड़ा सिंपल सा है आपका, कि जो आपके ख्वाजा फरीद हैं, ख्वाजा फरीद हैं आपके पास, ख्वाजा फरीद जो आपके क्या कहते हैं एक बुजुर्ग हैं, उनका जो दरबार है, उनका जो दरबार है वो कहाँ है, कोट मिठन। सारे कह रहे हैं कोट मिठन। अच्छा जी, तो कोट मिठन में है। फिर देख लो। अच्छा जी, पाक पतन। अच्छा एक बात याद रखो, एक है ख्वाजा गुलाम फरीद, एक कौन है, ख्वाजा गुलाम फरीद जो कि सराइकी के शायर हैं। एक है बाबा फरीद, ठीक है, एक है बाबा फरीद जो कि पंजाबी के शायर हैं। दो, ये इस चीज को लिख लो। एक क्या है, लिख लो। एक है ये लिखा हुआ है ख्वाजा फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद। एक है ख्वाजा गुलाम फरीद, इनको मैं लिख देता हूं यहाँ, ख्वाजा गुलाम फरीद, ख्वाजा गुलाम गुलाम फरीद। एक है ख्वाजा गुलाम फरीद और एक है बाबा फरीद। जो है ना ख्वाजा गुलाम फरीद जो कि सराइकी के शायर हैं, ठीक है, ख्वाजा गुलाम फरीद, उनका जो है ना वो है कोट मिठन। इसकी ऑप्शन क्या है, टॉम्ब ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद, इसका क्या है, कोट मिठन। कोट मिठन जो एरिया है वहां इनका क्या है, मजार है। लेकिन जो बाबा फरीद है पाकपतन शरीफ वाले, वो है बाबा फरीद, जिसका वो है उठ फरीदा उठया सुत्या दुनिया वेखन जा, ठीक है, जो पंजाबी के शायर हैं कि उठ फरीदा, जो इस तरह से कहते हैं, तो वो बाबा फरीद जोन से है वो पाकपतन में है। जो कि ख्वाजा गुलाम फरीद हैं जो कि सराइकी के ज्यादा शायर हैं, वो उनका क्या है, इसकी जो थर्ड है इसकी ऑप्शन क्या बनेगी, इसकी ऑप्शन बनेगी ए, कोट मिठन। तो बाबा गुलाम फरीद जोन से हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद जोन से हैं, वो क्या है, उनकी कोट मिठन के अंदर क्या है, उनका मजार है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, ये तो अब सबको पता होगा, नांगा पर्वत जोन सी है, किसकी हाईएस्ट पीक है, नांगा पर्वत जोन सी है, ये हाईएस्ट पीक किसकी है। शाबाश। नांगा पर्वत हिमालय के अंदर है। नांगा पर्वत क्या है, पाकिस्तान के अंदर। अब क्या है, रेंजेस क्या होती है, माउंटेन्स आपकी डिफरेंट एरियाज के अंदर फैली हुई हैं, ठीक है। अब हिमालय रेंज है, नेपाल में भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। वैसे अगर हम हिमालय की बात करें तो जो हिमालय है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट रेंज माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8848 मीटर जिसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट। लेकिन वो तो नेपाल के अंदर है। अब ये हिमालय रेंज पाकिस्तान के अंदर भी तो आती है ना, अब ये हिमालय रेंज पाकिस्तान के अंदर भी तो आती है। तो जब पाकिस्तान के अंदर आती है तो पाकिस्तान में इसकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, वो है आपके पास नांगा पर्वत। नांगा पर्वत, नांगा पर्वत 8126, इसकी रेंज कितनी है, 8126 मीटर, ठीक है, 8126 मीटर इसकी क्या है, हाइट है नांगा पर्वत की। और इसको, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है, ये जिस रेंज के अंदर है वो है हिमालय, और इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। तो इसके हवाले से 3-4 चीजें आपने याद रखनी है। एक तो इसकी हाइट 8126 मीटर, रेंज कौन सी है, क्या कहते हैं, हिमालय रेंज है, पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है नागा पर्वत। और इसको दूसरा क्या कहा जाता है, इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, किलर माउंटेन। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। काबुल रिवर ज्वाइंस इंडस रिवर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, रिपीटेड अभी भी 2022 में भी पूछा गया। अटक जो सा आपका मुकाम है, अटक मुकाम, अटक के मुकाम के ऊपर, और अटक आपका क्या है, बाउंड्री है। अभी आपने देखा भी होगा कि लॉन्ग मार्च जैसे हो रहा था, तो अटक आपकी बाउंड्री है केपी की, और क्या कहते हैं, केपी और पंजाब के दरमियान, ठीक है, केपी और पंजाब के दरमियान। तो जो दरिया काबुल है, जो आपका रिवर काबुल है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, दरिया सिंध की, ये दरिया सिंध को कहां ज्वाइन करता है, अटक। तो इसकी क्या ऑप्शन होगी, इसकी ऑप्शन होगी सी। इसकी ऑप्शन क्या होगी, इसकी ऑप्शन होगी सी, के जो दरिया आपका काबुल रिवर है वो क्या करता है, इंडस रिवर को कहां ज्वाइन करता है, सी, अटक के मुकाम के ऊपर, जो शहर है पंजाब का वहां जो सा ये इसको ज्वाइन करता है। तो ये आप लोग इसको सी, आपने ऑप्शन इसकी देखनी है। अच्छा अच्छा, ये बड़ा आसान सा सवाल है, ये सब लोगों को पता होगा, ये अभी तहसीलदार के अंदर भी पूछा गया था। इसका मुझे बताओ कि पाकिस्तान का, पंजाब का, सॉरी, पंजाब का पहला मुस्लिम गवर्नर कौन था, पंजाब का पहला मुस्लिम गवर्नर कौन था। शाबाश रिदा, शाबाश। सरदार अब्दुर्रब निश्तर, सरदार नहीं, इफ्तिखार हुसैन ममदूद। अच्छा, यहाँ तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वजीर आला थे। इफ्तिखार हुसैन ममदूद साहब जोन से हैं, ये क्या थे, ये आपके पास वजीर आला रहे हैं ये, ठीक है।
तो ये आपने याद रखना है, सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब जो उनसे हैं, वो क्या थे, वो पंजाब के पहले मुसलमान गवर्नर थे। इससे पहले जो उनसे थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था फ्रांसिस मोडी। उनका क्या नाम था, जब पाकिस्तान बना, पंजाब बना, पंजाब की तकसीम हो गई तो फ्रांसिस मोडी साहब थे, लेकिन वो तो अंग्रेज थे। तो जो मुसलमान पहले गवर्नर बने पंजाब के वो कौन थे, सरदार अब्दुल रब निश्तर। उनका क्या नाम था, सरदार अब्दुल रब निश्तर। तो इसकी ऑप्शन क्या होगी, ए। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 7 मार्च, शाबाश, 7 मार्च 1949। अब इसमें क्या है, ऑप्शन बी। अब इसमें 2-3 सवाल पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताने हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। अच्छा जी, एक तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रीएम्बल थी आपके, कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बननी थी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत ही बननी थी, उसके अलावा नहीं बन सकती थी। इसमें क्या क्या चीजें थी जी, हाकमियत अल्लाह ताला की होगी, पाकिस्तान में जो कानून है, पाकिस्तान में जो लॉ बनेगा वो इस्लामी बनेगा, ठीक है, और माइनॉरिटीज के राइट की तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई थी। तो अब इसको क्या हुआ, इसके हवाले से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं कि एक तो इसको 7 मार्च को, अब इसको सुन लो, अब इसको सुन लो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो प्रेजेंट की गई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर प्रेजेंट की गई, वो की गई 7 मार्च। ये 7वें एमसीक्यूज की ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसकी सही है। 7 मार्च 1949 को ये पेश की गई बाय लियाकत अली खान। ये सवाल भी पूछा जाता है, ये सवाल भी क्या किया जाता है, ये सवाल भी पूछा जाता है बाय लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, बाय लियाकत अली खान। तो बाय लियाकत अली खान ने 7 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश कर दिया। लेकिन ये जो 12 मार्च का कोई कह रहे हैं, 12 मार्च को, अल्लाह के बंदो, 12 मार्च को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको मंजूर किया था। ये 2 एमसीक्यूज हैं जो कि आपने याद रखने हैं, और ये दोनों पूछे जाते हैं कि 7 मार्च 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर करारदाद मकासद को पेश किया गया था बाय लियाकत अली खान साहब, और 12 मार्च 1949 को उसको क्या किया गया था, उसको मंजूर कर लिया गया था। तो 7 मार्च और 12 मार्च दो आपने याद रखने हैं। 7 मार्च को पेश की गई है और 12 मार्च को क्या किया गया है, 12 मार्च को इसको असेंबली से मंजूर करवा लिया गया। अच्छा जी, ये भी एमसीक्यूज अभी रिसेंटली पाकिस्तान अफेयर्स में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन से थे, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। पाकिस्तान के ओनली वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ऑप्शन ए, शाबाश, नूरुल अमीन। नूरुल अमीन। और नूरुल अमीन साहब के हवाले से एक और एमसीक्यूज भी अभी आप साथ लिख लें कि पाकिस्तान के ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन, अगर पूछा जाए कि जिनका सबसे कम शॉर्टेस्ट टेन्योर है, वो नूरुल अमीन साहब हैं। एक तो पाकिस्तान के ओनली वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ये, और सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है 13 दिन का, वो किनका है, वो नूरुल अमीन साहब का। वो किनका है, वो नूरुल अमीन साहब का है, जो कि पाकिस्तान के ओनली वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और इनके पास क्या है, ये पाकिस्तान का सबसे कम टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर वो किनका है, वो भी नूरुल अमीन साहब का है। तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा जी, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे अगर किसी ने डिटेल में चीजें देखनी होगी तो आप अकेडमी का जो सा है वो यूट्यूब का लिंक जो चैनल पे जा सकते हैं, तो वहां आपको डिटेल में ये मिल जाएगा। तो पाकिस्तान में सेनेटर की एज क्या है, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान में सेनेटर की एज क्या है। अच्छा जी, शाबाश, 30 साल पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, इसे वो मैं आगे बता देता हूँ। पाकिस्तान में सेनेटर की मिनिमम एज कितनी है, अगर आपने सेनेटर बनना है तो इसकी ऑप्शन क्या है, बी, 30 साल। 30 साल आपको चाहिए पाकिस्तान में सेनेटर बनना है। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है या एमएनए बनना है तो उसके लिए 25 साल है। जैसे यूसरा ने बताया है कि अगर आपने सेनेटर बनना है, अगर आपने क्या बनना है, अगर आपने सेनेटर बनना है, आपने सेनेटर बनना है तो तब क्या है, तब आपको 30 साल चाहिए मिनिमम। और दूसरा, अगर आपने क्या है, अगर आपने एमएनए बनना है तो उसमें क्या है, उसमें आपकी 25 साल रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपने सेनेटर बनना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो क्या है, वो आपके 30 साल हैं, जो कि आपने याद रखने हैं। और ये जो सा ये सवाल भी इसके हवाले से काफी दफा पूछे जा जाता है। ये दोबारा फिर आपका एमसीक्यूज वही रिपीट हो गया कि क्राक्रम हाईवे N35, तो 1978 इसको हम देख चुके हैं, ठीक है। क्राक्रम हाईवे को N35 जो सा है ये हम इसको पहले देख चुके हैं। ये दोबारा रिपीट हुआ है, ये आई थिंक दोबारा रिपीट हो रहे हैं सवाल। तो रिवर काबुल वाला भी हमने देखा है, अटक के मुकाम पे मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है,
ये किसी को पता है कि ये कौन? कश्मीरी। शाबाश। ऑप्शन डी। शाबाश। तो ये कौन है? हबा खातून जौन सी है, ये भी आपका रिपीटेड सवाल है। नहीं बलोची नहीं, कश्मीरी। इसकी ऑप्शन क्या है? हबा खातून जौन सी है वो क्या है? ये आपके पास ये शायरा हैं, ये शायरा हैं, किस लैंग्वेज की हैं? ये कश्मीरी, कश्मीरी लैंग्वेज। इसकी ऑप्शन क्या है? डी। इसकी ऑप्शन क्या है? डी। डी जौन सी है इसकी ऑप्शन है करेक्ट। अच्छा जी, चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कौन होता है? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जौन सा है वो हमारे पास कौन होता है चेयरमैन? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बी ऑप्शन। नहीं, हाँ बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करता है। और एक होता है एनएफसी, एक होता है आपका एनएफसी, क्या कहते हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन। एनएफसी को कौन चेयर करता है? ये चीजें मैंने बताई हुई हैं, लेकिन साथ जिन्होंने नहीं की हुई उनको पता लग जाएगा। एक होता है नेशनल एनएफसी, एनएफसी। एक होता है एनईसी, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, और एक है एनएफसी। तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को कौन चेयर करता है? वो करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो आपका एनएफसी होता है उसको कौन चेयर करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। शाबाश। ठीक है, तो एनईसी जो सा है उसको कौन चेयर करता है? उसको आपका प्राइम मिनिस्टर करता है। और एक आपका एनएफसी होता है अवार्ड, जो कि सूबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो आपका रिसोर्सेज होते हैं उनको कौन करता है? नेशनल फाइनेंस कमीशन को, उसको चेयर करता है फॉर आपका फाइनेंस मिनिस्टर। और ये दोनों सवाल जो से पूछे गए हैं, ये दोनों सवाल क्या हैं? पूछे गए हैं। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सा है उसका में जो इलेक्शन कमिश्नर है, अभी पहले तो मुझे ये बताओ इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर कौन सा है? किसी को पता है? पाकिस्तान में अभी इलेक्शन कमिश्नर कौन है, उसका क्या नाम है? राजा सिकंदर। शाबाश। तो पाकिस्तान में इस वक्त करंट इनकम्बेंट जो सा है आपका इलेक्शन कमिश्नर, उसका क्या नाम है? राजा सिकंदर। और पाकिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर जो सा होता है उसकी एज कितनी है? उसकी एज है 5 ईयर। उसका टेन्योर कितना है? 5 साल। तो इसकी ऑप्शन क्या करेक्ट होगी हमारे पास? सी। इसके हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, उसके बाद 16, ये आपका एक करंट अफेयर्स का सवाल है कि यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली है उसने 2021-2030 को कौन सा डिकेड किया है? उसने कौन सा जोन सा है रिकेड जोन सा है वो किया है? तो इसका मुझे बताओ, किस किस को पता है? ए, द डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है, सी नहीं है। ठीक है, तो जो आपकी यूएन असेंबली है उसने क्या किया है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का डिकेड जोन सा है उसको क्या किया है? ये 2021 से 2030। तो ये जोन सा है पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप लोगों ने इसको याद रखना है। रुतफाओ, ये तो सब लोगों को पता होगा, इसको हमने करंट अफेयर्स के अंदर भी किया हुआ है कि डॉक्टर रुतफाओ जोन सा, जिनको पाकिस्तान की मदर, बल्कि ये भी सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान की मदर टेरेसा किनको कहा जाता है? तो वो है डॉक्टर रुतफाओ। ठीक है, डॉक्टर रुतफाओ। तो ये कौन सी डिजीज के खिलाफ जोन सा इन्होंने कंपेन की थी? शाबाश, लेप्रोसी। ठीक है, और इनकी 10 अगस्त 2017 को कराची के अंदर जोन सा इनकी डेथ हुई थी। और ये सवाल भी पूछा गया है, इनकी 10 अगस्त 2017 के अंदर डॉक्टर रुतफाओ की पाकिस्तान के अंदर क्या हुई थी? कराची के अंदर डेथ हुई थी। ठीक है, और इनका बेसिकली ये जो पैदा हुई थी ये कहां थे? जर्मनी के अंदर ये पैदा हुई थी। ये कहां हुई थी? जर्मनी के अंदर ये क्या है? ये पैदा हुई थी। और पाकिस्तान के अंदर इनकी डेथ हुई है 2017 के अंदर, अगस्त के अंदर। और ये लेप्रोसी एक जो मर्ज है आपका जोन सा है उसके खिलाफ जोन सा है ये क्या कर रही थी? ये काम कर रही थी। तो ये भी आपके पास ये पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम एक तो आपको पता है फिजिक्स के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला। किसी को पता है इनको नोबेल प्राइज कब मिला था भला? डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को पाकिस्तान के पहले जोन से हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, इनको कब मिला है? शाबाश, शाबाश। तो इनकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इनकी यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है। इनकी यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो 18 की ऑप्शन क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और ये पाकिस्तानी, फर्स्ट पाकिस्तानी है जिनको फिजिक्स के अंदर
आपके पास स्ट्रॉन्ग और वीक जोन सी है न्यूक्लियर क्या कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस जोन सी हैं उनको कंबाइन करने के ऊपर क्या कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस और साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जोन सी हैं उनको ज्वाइन करने के उन्होंने इनकी थ्योरी इन्होंने पेश की थी एक, और उस थ्योरी का एक नाम भी तभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। ठीक है, तो 1979 के अंदर इनको फर्स्ट पाकिस्तानी है जिन्होंने फिजिक्स के अंदर नोबेल पीस प्राइज, सॉरी नोबेल पीस प्राइज कह रहा हूँ, नोबेल प्राइज मिला था। तो ये जोन से हैं, ये इनकी यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज डी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। अच्छा अच्छा, उसके बाद मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी कौन थे बाय प्रोफेशन? ये एक उर्दू का आपका सवाल है। मुश्ताक अहमद यूसुफी, ये बताओ, सिविल सर्वेंट नहीं थे? फिर देख लो, पब्लिशर तो थे लेकिन वो बैंकर भी तो थे। वो क्या थे, पब्लिशर भी थे, लेकिन अब यहाँ जौन सा है मेरे ख्याल के मुताबिक तो बैंकर होना चाहिए, क्योंकि वो बाय प्रोफेशन बैंकर भी थे। वो क्या थे, न्यूज कास्टर नहीं थे। मुश्ताक अहमद यूसुफी राइटर थे, ठीक है, सिविल सर्वेंट भी नहीं थे। तो पब्लिशर जौन सा नहीं कह सकते, पब्लिशर ये होता है जिसके पास पब्लिशिंग हाउस हो। ठीक है, तो इसका जौन सा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बैंकर। वो बाय प्रोफेशन क्या थे, जो आपके पास मुश्ताक अहमद यूसुफी जौन से हैं वो क्या थे, वो बाय प्रोफेशन एक बैंकर थे। इसकी ऑप्शन क्या होगी आपके पास, आपके पास इनकी ऑप्शन होगी दो क्या कहते हैं, सॉरी सी ऑप्शन, बैंकर थे। और इनकी डेट ऑफ डेथ भी अभी डेट ऑफ डेथ भी पूछी गई थी, और कहाँ इनकी वफात हुई वो भी पूछी गई थी। ऑप्शन थी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो इस कराची के अंदर 2018 के अंदर जो है जून के अंदर इनकी डेथ हुई थी, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जोन से हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये बाय प्रोफेशन क्या है, इनकी ऑप्शन क्या है, सी, बैंकर जोन सा है वो क्या है, सी। उसके बाद हमारे पास लोअरी पास आ गया। लोअरी पास, तो लोअरी पास जोन सा है वो किस किस को कनेक्ट करता है, लोअरी पास जोन सा है ये किस किस को कनेक्ट करता है, अब ये बताओ। एक पास तो हमने पहले शंदूर तो देख लिया, अब लोअरी पास बताओ, ए ऑप्शन। शाबाश शाबाश। चित्राल को किसके साथ कनेक्ट करता है, दीर के साथ। ठीक है, चित्राल को किससे, पहले शंदूर किसको, चित्राल को गिलगित के साथ करता है। तो लोअरी पास किसे करेगा, चित्राल को, चित्राल को किसके साथ कनेक्ट करेगा, दीर के साथ। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका लोअरी पास है, ये आपका क्या है, लोअरी पास। अच्छा जी, उसके बाद जीएसपी स्टेटस। पाकिस्तान में जो जीएसपी स्टेटस है, जीएसपी स्टेटस का पहले जीएसपी का मतलब क्या है, जनरलाइज्ड प्रेफरेंस, क्या कहते हैं इसको, जीएसपी प्लस को जनरलाइज्ड प्रेफरेंस, ऐसे क्या है, ऐसे क्या बनता है, ये देख के बताओ मुझे जीएसपी में। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी स्टेटस क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जो कि पाकिस्तान, इसमें मेरे ख्याल में उल्टा उन्होंने जीपीएस लिख दिया हुआ है, जीएसपी, ये है जीएसपी प्लस स्टेटस। ठीक है, जीएसपी जनरलाइज स्कीम नहीं है, सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, स्कीम नहीं है। ठीक है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसमें क्या होता है अब आपको, अब इसमें जो सा है ना ड्यूटी, ये आगे लिखा भी हुआ है कि ड्यूटी फ्री एक्सेस। अब क्या होता है कि आप पाकिस्तान को जो सा है ये आपका 2013 के अंदर जो सा है ये आपका मिल गया था आपको, 2013 के अंदर पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस। ठीक है, और ये फिर एक्सटेंड होता रहता है। ये क्या होता है, ये कहते हैं एक्सपेंड जोन सा, इसको करते रहते हैं। कि इसमें ये होता है कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, एक्सपोर्ट क्या होता है, पाकिस्तान यहाँ से बाहर के मुल्क जो चीजें भेजता है, तो पाकिस्तान की चीजें जब बाहर के मुल्क में जाती हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ड्यूटी। ये सवाल पूछा जाता है कि ड्यूटी क्या होता है। ड्यूटी आपका वो टैक्स होता है जो कि इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगाया जाता है, उसको ड्यूटी टैक्स कहता है, खासतौर पर इंपोर्ट्स के ऊपर। जो इंपोर्ट्स के ऊपर आपका टैक्स लगाया जाता है उसको ड्यूटी कहा जाता है। तो ड्यूटी फ्री एक्सेस का क्या मतलब है कि आपके ऊपर मिनिमाइज, बिल्कुल मिनिमम सा टैक्स लिया जाएगा अगर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स जो सी हैं किसी दूसरे मुल्क में भेजेंगे। तो यहाँ जो जीएसपी प्लस स्टेटस है वो कौन से मुल्क को पाकिस्तान, किस मुल्क ने पाकिस्तान को दिया है, वो है यूरोपीय यूनियन।
जो जिसके 27 मेंबर हैं और हेडक्वार्टर उसका ब्रसेल्स के अंदर है, तो उसने पाकिस्तान को क्या दिया है, जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है। और 2013 दिसंबर से पाकिस्तान के पास है ये स्टेटस, ठीक है। और यूरोपियन कंट्रीज ने ये दिया हुआ है। और उसमें पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है, उसमें पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल है, इसकी ऑप्शन क्या है, सी, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल है और गारमेंट सेक्टर है उसको बहुत तरक्की मिली है पाकिस्तान के। अब सीधी सी बात है कि वहां जब पाकिस्तान की ड्यूटी फ्री है तो ज्यादा से ज्यादा चीजें वहां जाती हैं, और वो लोग पाकिस्तान की क्वालिटी भी उस तरह से गारमेंट्स के अंदर बेहतर है, तो वो क्या करते हैं, वो इसको खरीदना पसंद करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, जीएसपी प्लस स्टेटस एक तो किसने दिया हुआ है, ये आपके पास यूरोपियन कंट्रीज ने दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। और पाकिस्तान को कब मिला था, इसके हवाले से एक एमसीक्यूज ये पूछा भी गया है, लिख लेना, दिसंबर 2013 के अंदर पाकिस्तान को ये मिला था। और अभी भी पाकिस्तान क्या है, जीएसपी प्लस स्टेटस का ये हिस्सा है। और ये नीचे देखें लिखा भी हुआ है यूरोपियन कंट्रीज का, तो ये आप लोगों को यहां से भी याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बस क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है कि कायदे आजम, ये तो मुझे बता ही दो, आप लोग ही बताओ, बस 2-3 एमसीक्यूज हैं, ये आप ही बताओ। रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। अब कायदे आजम क्या था, कायदे आजम जो सा है हमारे पास, कायदे आजम मुंबई जो सा है, मुंबई बंबई जिसे कहा जाता था, उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे कायदे आजम 1906 के अंदर, ठीक है। 1906 के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे कायदे आजम। तो क्या हुआ, 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट आ गया। अब रॉलेट एक्ट के अंदर बस बेसिक थोड़ा सा आपको बता दूं कि रॉलेट एक्ट के अंदर यह था कि आप कोई भी हुकूमत को लगता है कि आपने कोई जुर्म किया है, जो उस वक्त सरकार थी, तो वो क्या करती थी, वो आपको उठा लेती, बगैर वारंट के, बगैर कुछ किए वो आपको उठा सकती थी, नजरबंद रख सकती थी। तो ये रॉलेट एक्ट था। और रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाए। इसको गांधी साहब ने क्या कहा था, गांधी साहब ने इसको रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था। और जब ये एक्ट आया था तो इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए कायदे आजम ने क्या किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि मुंबई से जो मेंबर थे, वहां से कायदे आजम ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो ये रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 के अंदर। और कायदे आजम ने 1919 में इसी के आने की वजह से एहतजाज में क्या किया था, इससे इस्तीफा दे दिया था। तो ये आपने याद रखना है। और ये भी फिर कायदे आजम का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि कायदे आजम को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब कब मिला था। एक तो याद रखिएगा 1916 के अंदर मिला था। और पहले बल्कि ये देख लेते हैं एमसीक्यूज क्या है, 23। तो ये सरोजिनी नायडू ने दिया था कायदे आजम को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब किसने दिया था, सरोजिनी नायडू ने दिया था, सरोजिनी नायडू साहिबा ने दिया था। अब सरोजिनी नायडू ने क्यों दिया था, इसका बैकग्राउंड है। और कब मिला था, 1916 के अंदर मिला था कायदे आजम को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब। अब क्यों मिला था, 1916 के अंदर हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे मिलकर बैठे थे, उन्होंने मुसलमानों की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली थी। तो फिर क्या हुआ था, उसके बाद कायदे आजम ने भी कुछ चीजें सरेंडर की, कुछ कांग्रेस ने सरेंडर की। तो फिर मुसलमान और जो कांग्रेस थे, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थे, उन्होंने आपस में दोस्ती कर ली। तो जिसकी वजह से कायदे आजम को सरोजिनी नायडू ने लखनऊ पैक्ट के बाद 1916 के बाद क्या किया, उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम का उनको खिताब दिया गया 2000, सॉरी पता नहीं क्यों 2000 जहन में आ रहा है, 1916 के अंदर। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसकी, सी। अच्छा जी, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिस्ट बैठा है कोई इधर, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन एडम स्मिथ, ठीक है। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म जॉन सा एडम स्मिथ। और दास कैपिटल किसने लिखी है, दास कैपिटल, शाबाश, कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स के आगे लिख लीजिएगा दास कैपिटल, जिसको क्या कहते हैं, बाइबल ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है। वो किताब है दास कैपिटल, उसको बाइबल ऑफ कम्युनिज्म, बहुत जोन सी इंपॉर्टेंट जो कम्युनिस्ट है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और ये इसने कार्ल मार्क्स ने जोन सा है वो लिखी है। वो किसने लिखी है, कार्ल मार्क्स जोन सा है उसने लिखी है। मेरी वॉइस में डिस्टोर्शन हो रही है, अच्छा डिस्टोर्शन हो रही है, ज्यादा है कि कम है कि ठीक है। चले मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर इसमें डिस्टोर्शन आई थी शायद में भी नेट का इशू हो। वेल्थ ऑफ नेशन जोन सी है, वेल्थ ऑफ नेशन, वो मे भी मैंने हैंड सी लगाई हुई है उसकी वजह से ना वो हो। अच्छा अच्छा।
अच्छा, वेल्थ ऑफ नेशन जोन सी है वो किसने लिखी है? एडम एडम स्मिथ ने लिखी है। और ये जोन सा है कैपिटलिज्म के एक तरह से बाप का दर्जा इनको दिया जाता है। और उसके मुकाबले में जो आइडियोलॉजी है वो कम्युनिज्म है। और कम्युनिज्म की किताब क्या है? उसका नाम है दास कैपिटल। और वो किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स साहब जोन सा है उसने लिखी है। तो ये जोन सा है, ये आपने वेल्थ ऑफ नेशन वाला भी याद रखना है। और ये आ गया आखिरी आपका आज का सवाल। और इसका आंसर आप लोग सबको पता होगा, बड़ा रिपीटेड सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। और बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जोन सा है ये यूएसए को किसने गिफ्ट दिया था? तो इसकी ऑप्शन है जी डी, फ्रांस। एक मुल्क है छोटा सा, छोटा सा तो नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। तो फ्रांस जोन सा है जिसका कैपिटल क्या है? पेरिस है। वो उसने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जोन सा है वो किसको दिया था? वो यूएसए को गिफ्ट दिया था। तो ये आपका क्या था? ये आपका स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जोन सा, इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जोन सा ये किसने गिफ्ट दिया था? यूएसए। ठीक है, ये यूएसए को किसने गिफ्ट दिया था? ये गिफ्ट दिया था जी आपका फ्रांस ने। ये किसने गिफ्ट दिया था जी? फ्रांस ने गिफ्ट दिया था। अच्छा जी, अब बताओ यहां तक इसमें किसी को सवाल में कोई मसला तो नहीं? चलें जी, ठीक। ठीक है फिर इंशाल्लाह आप लोगों से, बल्कि हाँ एक और चीज, कल कल बल्कि आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। कल होगा करंट अफेयर्स का लेक्चर, ठीक है, मई का करंट अफेयर्स का। तो मैम आपसे लिंक भी शेयर कर देंगी, तो कोशिश कीजिएगा कल 7:45 लेक्चर होगा, 7:30 या 7:45, बल्कि 7:45 ही होगा, फिर मगरिब का टाइम होता है। तो कल 7:45 करंट अफेयर्स का लेक्चर होगा। और उसके बाद जो सा है वो उसके अंदर आप लोग आ जाइएगा, तो उससे आप लोगों से दोबारा गपशप लग जाएगी। तो करंट अफेयर्स के लेक्चर के अंदर, वरना फिर जो सा है ये जो बैच है ये तो आपको फिर आप जो सा है मैम आपको करवाएंगी जी डिटेल के अंदर सारे एमसीक्यूज वगैरह। तो आप लोगों से अगर आप लोग कल फ्री हो गए, फ्री हो जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको पता है अभी खास तौर पे सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ अपलोडेड है, ठीक है। फर्स्ट हाफ जो सा है मई के जो पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स है वो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपलोड करती है। और जो बाकी सेकंड है वो इंशाल्लाह कल हम उसको कर लेंगे, ठीक है। 1906 के अंदर ये स्लाइड्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। ये स्लाइड्स जो सी हैं, इसका टेस्ट वगैरह सारी चीजें आपका इंशाल्लाह प्रॉपर टेस्ट हुआ करेगा, सब कुछ हुआ करेगा। तो वो आपको ये स्लाइड्स, ये टेस्ट, सारी चीजें जो सी हैं ये आपको मैम से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको सारे जो से आप जो ग्रुप्स का हिस्सा हो उन ग्रुप्स के अंदर आपको हर डाटा, हर चीज मिल जाएगी। यूट्यूब का लिंक वगैरह भी शेयर हो जाएगा। अगर जूम का लेक्चर हुआ करेगा वो भी आपको उन्हीं ग्रुप्स के अंदर शेयर हो जाया करेगा, ठीक है जी। ठीक है जी, चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कल। आप ये मैम ने नंबर भी शेयर कर दिया, ये नीचे नंबर लिखा भी हुआ है, ये 03044061 830, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह फिर कल करंट अफेयर्स के लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, रब रखा।